हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। जैसे कि हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ख़त्म कर लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस तरह रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसी तरह वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी कुछ रेंज होगी। ठीक है, जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब्स होते थे, इधर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम नियर इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करवाएंगे। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज है नियर इंफ्रारेड रीजन, जिसकी रेंज होती है 12,500 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आप नोट करेंगे। ठीक, अब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, मतलब बेसिकली प्रिंसिपल क्या है और स्पेक्ट्रा कैसे ऑब्टेन होता है वो हम देखेंगे। प्रिंसिपल, ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, ये है एनालाइट मॉलिक्यूल। एनालाइट मॉलिक्यूल पे आप डालेंगे नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। जब ये नियर इंफ्रारेड रेडिएशन एनालाइट के मॉलिक्यूल पे पड़ेगी, तब एनालाइट का मॉलिक्यूल इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके शो करेगा ट्रांजिशन। ठीक है, और ये जो ट्रांजिशन होगा वो किन के बीच में होगा, किस एनर्जी लेवल के बीच में होगा, तो वो होगा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में होगा ट्रांजिशन। ठीक है, और इसी ट्रांजिशन की वजह से बनेगा स्पेक्ट्रा। कौन सा? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो क्या हुआ, तो प्रिंसिपल क्या है कि जब व्हेन एनालाइट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नियर इंफ्रारेड रीजन, ट्रांजिशन ऑकर्स बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड। इस तरह से ये प्रिंसिपल है, ये भी लिखेंगे। अब प्रिंसिपल तो देख लिया, पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से मॉलिक्यूल देते हैं, मतलब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे, तो देखते हैं। चलिए इसे उतार लीजिएगा। ठीक, कंडीशंस क्या है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। सबसे पहली कंडीशन है मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, जैसे H2, O2, N2 एक्सेट्रा। होमोन्यूक्लियर तो नहीं होना चाहिए। हेट्रो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक, अब जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वो मॉलिक्यूल देते हैं जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे डायपोल मोमेंट में और मे नॉट वाली कंडीशन है, मतलब डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल में चलेगा या नहीं भी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। कैसा? परमानेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो क्या कंडीशन है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की? होमोन्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट हो या ना हो, तो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दे देगा। अब मैंने कहा कि परमानेंट डायपोल मूवमेंट हो तो समझ में आता है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा, लेकिन जो जब नहीं होगा तब कैसे देगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो रिजल्ट। देखिए, अब हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ।
हुक्स लॉ। ये अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हुक्स लॉ में हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में थोड़ी जानकारी भी ले लेंगे। जैसे देखते हैं, मान लीजिए ये है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, इससे एक बॉडी जुड़ी हुई है जिसका मास है m, और ये अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब रेस्ट में है। रेस्ट में है इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी ज़ीरो है, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को पुल किया, खींचा नीचे। जब खींचा तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ, मान लीजिए वो x डिस्प्लेस हुआ, वो x डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। जब ये x डिस्प्लेस हुआ तो पीछे इसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, पीछे की साइड एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो इन सब डेटा की मदद से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस kx, ठीक। ये वाला आ गया, इसी को हमने दिया इक्वेशन 1। क्या कहा मैंने, जब मैंने स्प्रिंग को नीचे खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को बता रही है, ठीक। और ये x बता रहा है डिस्प्लेसमेंट को। तो हियर F इज इक्वल्स टू restoring force and x is equal to displacement, ठीक है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि ये स्प्रिंग को अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए ये फोर्स लग रहा है। अब जब रेस्ट में था तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, पर जब ये खींचा जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी ही, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी ही, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो देखते हैं। देखिए, जब हम इस स्प्रिंग को पुल करेंगे पोटेंशियल एनर्जी E हो सकती है या V, इससे डिनोट कर रहे हैं हम। अगर जब हम स्प्रिंग को पुल करेंगे तब क्या होगा कि फोर्स तो बढ़ेगा, उसी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्टोरिंग फोर्स। और इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको मान लिया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया गया और यहाँ पे F लगाया, के यहाँ पे सिर्फ सिंपल F लगाया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी लगाया है F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब और रेस्टोरिंग फोर्स है इसलिए माइनस F। अब माइनस F किसके बराबर है, E इज इक्वल टू KX के बराबर है, E इज इक्वल टू KX के बराबर हुआ। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मैंने लिखा DE KX DX, इक्वेशन 2 को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से E तक, पोटेंशियल एनर्जी 0 से पोटेंशियल एनर्जी E कुछ तो आएगी, और ये तो कांस्टेंट है तो बाहर, और 0 से x तक ये मैंने डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, E इज इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन, ये आप नोट डाउन करिए पहले, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ KX स्क्वायर के बराबर होगी, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से दिखेगा।
यहाँ पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी और इधर आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक ठीक है, मैं इस स्प्रिंग का डायग्राम फिर बना रहा हूँ। जब स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, तो ये यहाँ पे थी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट, जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था तब पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। जब मैंने स्प्रिंग को खींचा, जब मैंने स्प्रिंग को खींचा, खींचने के बाद क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हुआ, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ। चलो ठीक है, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, तो मान लेते हैं x डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं खींच के ना कंप्रेस कर दूं, खींचूं ना कंप्रेस करूं, मतलब ऐसा कर दूं, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस घटा। तो मान लीजिए इस तरह से डिस्टेंस घट गया। अब कितना घटा, -x, इस तरह से। तो जो हुक्स लॉ का जो ये पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब रेस्ट में था तब एकदम नीचे मतलब डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने उसे खींचा तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, तो ये x। लेकिन जब कंप्रेस किया तो डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर गया, इधर गया, -x। इसमें x फोर्स ऊपर लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम हुआ, इट इज़ डायग्राम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये जो शेप है ये किस तरह का शेप है, तो ये पैराबोलिक शेप है। ठीक है, तो पैराबोलिक शेप ग्राफ हमें देखने को मिलता है हुक्स लॉ में या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमको कुछ बेसिक फॉर्मूले की मदद से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले आप एक बेसिक फॉर्मूला सभी जानते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी जब स्टार्ट करते हैं तो हम पढ़ते हैं hc/λ इज इक्वल्स टू hc/λ, 1/λ इज इक्वल्स टू वेव नंबर। तो इसकी जगह मैंने लिखा hc वेव नंबर, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ E/hc। ये ध्यान रखेंगे आप अभी इसके लिए। ठीक है, अब अगर हमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है v + 1/2 h ओमेगा, v + 1/2 h ओमेगा। ठीक है, इससे इक्वेशन 1 नाम दो। यहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, E है एनर्जी, और ओमेगा है फ्रीक्वेंसी ऑफ SHO, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHO ओमेगा हुआ। ठीक है, इनकी यूनिट लिख लेते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की होती है जूल सेकेंड, एनर्जी की यूनिट होगी जूल, और ओमेगा की सेंटीमीटर इनवर्स हो सकती है या हर्ट्स हो सकती है। ठीक है, अब यूनिट को इधर रख, और v क्या है, v है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और v की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 ऐसे सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूनिट्स निकालेंगे। तो एनर्जी की अगर हमें एनर्जी की यूनिट निकालनी है
ये सब तो कांस्टेंट है, इसे हटा दीजिए। जूल सेकेंड, और इसकी कितनी है, सेकेंड इनवर्स ओमेगा की, काट डालो। एनर्जी की यूनिट आ गई जूल। पर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कभी जूल में नहीं होती, इसलिए हम क्या करेंगे कि हमें अगर सेंटीमीटर इनवर्स में ई की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, अगर हमें एनर्जी की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए ई हमें सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए। ओके, तो इस पूरी इक्वेशन को हम एच सी से डिवाइड कर देते हैं। ई अपॉन एच सी वी प्लस 1/2 एच ओमेगा एच सी, एच ओमेगा एच सी। ठीक है, ई बाय एच सी को हम क्या लिखते हैं, वेव नंबर, ये आ गया। ठीक, एच से एस कट जाएगा, एच से एच। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, v प्लस 1/2, ओमेगा की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, और स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी इसकी होती है सेंटीमीटर नहीं, सेकेंड इनवर्स, और इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। काटो, कट गया। तो यूनिट क्या आई, हाँ v प्लस 1/2 सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से ही कुछ यूनिट आ गई। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इसी को हम कहेंगे 2। ठीक है, तो ओमेगा की यूनिट क्या आ गई, सेंटीमीटर इनवर्स। ओमेगा की जगह हम सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए। ओके, अब आगे चलते हैं। तो बेनवेल में आप देखेंगे, बेनवेल वाली बुक में देखेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिया होगा, v प्लस 1/2 ओमेगा ई पे बार, ओमेगा ई और बार, इस तरह से दिखेगा आपको बेनवेल में फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन। ठीक है, देखते हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू ई बाय एच सी v प्लस 1/2 ओमेगा ई, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हर केस में हम वैल्यू रख के देखते हैं v की। जब v इज इक्वल टू 0 है तो ये e का फॉर्मूला, इस पूरे e को हम E0 कह देते हैं, इसको हम पूरे को E0 कह देते हैं। तो E0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 ओमेगा ई, तो E0 इज इक्वल्स टू हाफ ओमेगा ई। तो जब v इज इक्वल टू 0 है तो क्या आएगा, हाफ ओमेगा ई, E0 इज इक्वल्स टू हाफ ओमेगा। जब v इज इक्वल टू 1 है तो E0 आ जाएगा 3/2 ओमेगा ई। जब e इज इक्वल टू 2 है तो E0 आ जाएगा 5/2 ओमेगा ई। जब v इज इक्वल टू 3 है तो e आ जाएगा 7/2 ओमेगा ई। 1/2, v इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो 3/2 ओमेगा ई बार, 5/2 ओमेगा ई बार, 7/2 ओमेगा ई बार और 9/2 ओमेगा ई बार। इस तरह से आपको वैल्यूज दिखेगी। ठीक है, अब आगे। अब हम जानते हैं
ट्रांजिशन दो टाइप्स के होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन किसको कहते हैं? जो एक वाइब्रेशन लेवल से जस्ट दूसरे वाइब्रेशन लेवल में हो जाए, वो होता है फॉर अलाउड ट्रांजिशन। तो ये अलाउड है, अलाउड अलाउड अलाउड। V0 से V1 अलाउड है, V1 से V2 अलाउड है, V2 से V3 अलाउड है और V3 से V4 एंड सो ऑन अलाउड ट्रांजिशन में आएगा। ठीक है, तो ये सारा है अलाउड ट्रांजिशन। ठीक, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे चलेंगे। अब ग्राफिकल में कैसे समझेंगे इसे? पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, ज़ीरो, इस तरह से कुछ ग्राफ था। ठीक, V0, V1, V2, V3, V4, V5, इस तरह से। तो देखिए, जब V इज इक्वल टू 0 था तो क्या था? हाफ ओमेगा ई बार। V इज इक्वल टू 1 तो 3/2 ओमेगा ई बार। V इज इक्वल टू 2 5/2 ओमेगा ई बार। V इज इक्वल टू 3 7/2 ओमेगा ई बार। V इज इक्वल टू 4 9/2 ओमेगा ई बार। और V इज इक्वल टू 5 हो जाए तो हो जाएगा 11/2 ओमेगा ई बार, इस तरह से। ठीक है, अब ठीक है, अब हमें डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा ई की वैल्यू, डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है? हायर लेवल माइनस लोअर लेवल, हायर वाइब्रेशन लेवल माइनस लोअर वाइब्रेशनल लेवल। तो जैसे मैंने कहा, डेल्टा ई निकाल रहा हूं मैं V1 से फॉर V1 टू V0। ठीक है, तो क्या होगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू E1 माइनस E0। E1 की वैल्यू कितनी है? 3/2 ओमेगा ई बार माइनस V0 की वैल्यू है 1/2 ओमेगा ई बार। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ओमेगा ई बार, 1 ओमेगा ई बार, इस तरह से आएगा। ठीक है, उसी तरह से जब आप V2 और V1 को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा आपका ओमेगा ई बार। जैसे डेल्टा ई E2 माइनस E1, E2 कितना है? 5/2 ओमेगा ई बार माइनस 3/2 ओमेगा ई बार। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 ओमेगा ई बार। इसी तरह से हुआ। तो आप देख रहे हैं कि हर लेवल पे, हर दो ट्रांजिशन के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 1 ओमेगा ई बार है। इस 1 ओमेगा ई बार का मतलब हुआ कि एनर्जी लेवल्स इक्वली स्पेस्ड है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स इक्वली स्पेस्ड है। मैंने ये कहा कि ये जो आया है डेल्टा ई इज इक्वल टू ओमेगा ई बार या 1 ओमेगा ई बार का मतलब होता है कि इट मीन्स एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। इन दोनों के बीच में जो जगह है वो इक्वल है, ये आप देखेंगे। और ये जो पूरा ग्राफ बनाया है, ये जो पूरा है, ये शो करता है ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल्स, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक, अब एक टर्म आता है जीरो पॉइंट एनर्जी। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी SHO के केस में, फॉर SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होगी? तो देखिए, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होता है? जब V इज इक्वल टू 0 हो
तो E0 क्या होगा, V प्लस 1/2 ओमेगा ई बार होता है। जब V0 हो तो E0 की वैल्यू आएगी 1/2 ओमेगा ई बार, 1/2 ओमेगा ई बार। और यही एनर्जी को हम कहते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, और यही एनर्जी को हम कहते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, तो SHO के केस में ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कितना है, E0 इज इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा ई बार। ठीक है, अब हम देखेंगे सिलेक्शन रूल। अब हम देखेंगे सिलेक्शन रूल। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में सिलेक्शन रूल क्या है, तो डेल V इज इक्वल टू +-1, ये है सिलेक्शन रूल। अब ये +-1 और ये +1 क्या है, तो देखिए V0 से V1 चले जाइए, एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 ओमेगा ई बार। तो आ जाइए वाइब्रेशनल लेवल्स पर ही आ जाइए अब सीधे। ये है वाइब्रेशनल लेवल्स, यहाँ पे V की वैल्यू और यहाँ पे E0 की वैल्यू 0 1 2 3 4। ठीक है, 1/2 इन ओमेगा ई बार, 3/2 ओमेगा ई बार, 5/2 ओमेगा ई बार, 7/2 ओमेगा ई बार और 9/2 ओमेगा ई बार, इस तरह से है। ठीक है, ये वाइब्रेशनल लेवल है। तो दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच का डिफरेंस को हम दिखा देते हैं डेल V से। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, 3/2 माइनस 1/2 ओमेगा ई बार विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा ई बार, या 1 ओमेगा ई बार हम कहेंगे। तो हमने देखा कि हर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना है, 1, इसलिए +1 सिलेक्शन रूल। +1 का मतलब क्या हुआ कि नियर इंफ्रारेड रीजन एब्जॉर्ब हो रही है मॉलिक्यूल के द्वारा, और वो जो एब्जॉर्ब होने के बाद मॉलिक्यूल एक्साइट होके ट्रांजिशन शो करेगा इस तरह से, ये समझ गए आप। और -1 का मतलब जब वो नीचे आएगा, ये हो गया। और मोस्ट ऑफ केसेस में, मोस्ट प्रोबेबली हम डेल V इज इक्वल टू +1 ही यूज करते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, हुक्स लॉ, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना, ट्रांजिशन और सिलेक्शन रूल्स को देखा। आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।